अभी हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का एक बड़ा विस्तार हुआ और उस मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरे भी जुड़े, लेकिन सिर्फ एक राज्य मंत्री थे जिन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया। जी, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी की। मौजूदा सरकार में वो पहले सूचना प्रसारण मंत्री रहे, उसके बाद पर्यावरण मंत्री रहे और अब जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो सिर्फ सरकार का विश्वास ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो देश के भविष्य को संवारने और सजाने में सबसे ज्यादा उनकी अहम भूमिका रहेगी। उनसे बात करते हैं कि क्या है उनकी प्राथमिकताएं, किस तरह से वो अगले 3 साल में इस सरकार के वो कौन से काम हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इस दिशा में सोच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका। बिल्कुल, मुझे भी दूरदर्शन से बात करने में हमेशा आनंद होता है। थैंक यू सर। जब से आपने एचआरडी मिनिस्ट्री का चार्ज लिया है, क्या प्राथमिकता आपकी रही है और कितना आप उस पर आगे बढ़ पाए हैं अभी तक? मुझे लगता है कि पिछले अनेक वर्षों से और ख़ास करके अटल जी ने जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया उस समय से अब तक हम लगभग सब तक शिक्षा पहुंचा पाए हैं। लेकिन अब गुणवत्ता में सुधार ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, चुनौती है। और इसलिए सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यह हमारा नारा रहेगा। और यह अच्छी कैसे शिक्षा हो, और मुझे बहुत आनंद है कि लगभग सभी मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद में जब आए थे, जुलाई में जो हुई, तो उसमें सब ने इस शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण होने पर बहुत बल दिया और क्या क्या प्रयास कर रहे। और मैं भी सभी राज्यों में जा रहा हूँ, हर एक जगह के नए नए प्रयास एक दूसरे से सीखे, ये भी जरूरी है। तो ये एक आदान प्रदान का काम भी हम शुरू कर रहे हैं। तो गुणवत्ता का सुधार यही हमारी प्राथमिकता है। इतिहास में अगर हम देखें तो शिक्षा राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण में एक अहम भूमिका हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने देखा शिक्षा महज व्यवसाय बन के रह गई है। किस तरह से आप लोग नई शिक्षा नीति के तहत इन तमाम चीज़ों को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं, कितना आगे बढ़े? मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षा केवल नौकरी देने वाला औजार नहीं है, शिक्षा केवल ज्ञान देने वाला भी नहीं है। वो कौशल भी देगा, ज्ञान भी देगा, लेकिन जो जीवन का संबल है और संबल में जीवन के मूल्य है, एक अच्छा मनुष्य बने, ये जरूरी है। और वो शिक्षा का उद्देश्य होता है। और इसलिए चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन हो या उच्च शिक्षा हो, उस सब में ये थीम चलती रहनी चाहिए। नई शिक्षा नीति का जहाँ तक सवाल है, अभी तो लोगों के सुझाव हम ले रहे हैं। पिछले 1.5 साल से जो 1,10,000 गाँव से सुझाव आए, फिर हज़ारों ब्लॉक से सुझाव आए, सभी जिलों से आए और सभी राज्यों से आए, बहुत प्रयास हुए। अब ओपन प्लेटफॉर्म पर भी आए 29,000 सुझाव। अब उसके बाद अभी भी आ रहे हैं और 30 सितंबर तक सबके सुझाव आएंगे। फिर हम उसको एक ढांचा तैयार करेंगे और फिर कैबिनेट के सामने जाएगा, फिर देश के सामने आएगा। क्या आप ये मानते हैं कि अगर हम इतिहासकारों ने जो आज तक लिखा है, अगर उसको देखते हैं तो कहीं लगता है कि किसी एक विचारधारा के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें घूमती रहेंगी? मसलन के तौर पर अगर हम सुभाष चंद्र बोस की भी बात करें, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों के सामने नहीं आई थी, जो अब पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से उनके तमाम कागजों को सार्वजनिक किया गया है और उससे सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि सरकारें आती जाती हैं, लेकिन शिक्षा किसी देश की ठोस होती है, भविष्य होती है, एक देश का तैयार करती है आने वाले वक्त के लिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए? मैं तो मानता हूँ कि शिक्षा राजनीति का विषय है ही नहीं। शिक्षा हर घर से संबंधित है, ये राष्ट्रीय एजेंडा है, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और उसी दृष्टि से सबने उसमें सहयोग करना चाहिए। जहाँ तक इतिहास या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान जो भी है, सिखाने की बात है, वो जो सच हुआ है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब उससे क्या सबक लेते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बताने के लिए है। और इतिहास में कोई भी सच्चाई छिपाने जैसी नहीं होती है। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो फाइलें अभी तक खोली नहीं थी, मोदी सरकार ने वो खोली, क्योंकि हम जनता से कुछ छुपाकर देश को आगे नहीं ले जा सकते। जो हमारी अच्छी विरासत है, जो हमारी अच्छी लड़ाई है, हर एक का उसमें कंट्रीब्यूशन है, सभी के प्रयासों का महत्व है, उसके कारण मिला है। तो ये जो समग्र चित्र है वो सबको समझना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि अभी हमने तिरंगा यात्रा की, अभी हमने आज़ादी 70 याद करो कुर्बानी में मैं गया था आदिलाबाद में, तेलंगाना में। वहाँ
आदिवासियों का नेतृत्व करने वाले कोमारम भीम, उनकी जहाँ शहादत हुई उसी स्थल पे जोड़ी घाट में हम गए थे। 3-4 हज़ार आदिवासी आसपास के आए थे, तो बहुत अच्छी रैली हुई। ये आदिवासियों ने कैसी लड़ाई लड़ी विपरीत परिस्थिति में, इसका वो उदाहरण है। फिर मैं गोरखपुर गया था। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जहाँ फांसी दिया था कारागार में, वहाँ हमने जाकर समाधि स्थल उनके जहाँ फांसी लगी थी वहाँ उनका ये आदरांजलि हमारी व्यक्त करते हुए जो स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार है या जो कारगिल के शहीद हुए, क्योंकि अभी जो मौजूदा हमारी सुरक्षा कर्मी है वो भी तो देश की रक्षा करते हैं। 2 आक्रमण हम पर हुए हैं, पाकिस्तान द्वारा 2-3 बार हुए और चाइना के द्वारा एक बार हुआ, तो 47 में हुआ, फिर 65 में हुआ, 71 की लड़ाई एक अलग थी। तो 3 पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, एक चीन के साथ हुई। तो ये चारों में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, बहुत त्याग तपस्या बलिदान किया, उनका भी तो गौरव होना चाहिए। उन्होंने भी आज़ादी बरकरार रखी। तो इसमें देश भर में एक देशभक्ति का एक ज्वार। प्रकाश जी, क्या आप ये मानते हैं, कुछ नाम आपने गिनाए, कुछ हम अगर गिनाए तो मातंगिनी हाजरा है मिदनापुर में, महावीर कोट है, सीहोर एमपी के मंगल पांडे उन्हें कहा जाता है, ऐसे वीओ चिदम्बरम पिल्लई हैं तुलिकोरीन से। क्या आप मानते हैं कि इन लोगों को इतिहास की किताबों से कहीं दूर रहे हैं वो, और जो उत्तर के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, जो दक्षिण के रहे, आपस में कभी मिले नहीं किताबों के जरिए, क्योंकि इस इतिहास को बच्चे किताबों के जरिए ही जानते हैं। हर चीज, हर कोई, सारे इतिहास के सभी पन्ने टेक्स्ट बुक्स में ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं। जैसे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वाचे गुजरात एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। हम भी देश भर में वाचे भारत, पढ़े भारत, बढ़े भारत, ये एक आंदोलन करना चाहते। तो पढ़े भारत में सभी स्कूल कॉलेज के छात्र अपने इम्तिहान से भी अलग भी कुछ पढ़ते रहेंगे, उससे उनका व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, इसमें हम आंदोलन में तब्दील करना चाहते हैं। ये समाज करता है और इसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो पढ़े भारत, बढ़े भारत। प्रकाश जी, एक सवाल और उठता है कि शिक्षा नीति में बदलाव की सोच क्यों आई? ये ऐसा है, 1968 में पहला एक बदलाव आया, फिर 86 में आया, फिर 92 में उसमें थोड़े और सुधार किए गए, लेकिन उसके बाद अब 25 साल हो गए। मैं मानता हूँ हर पीढ़ी के 20 साल में शिक्षा में और पूरे जगत के विज्ञान में कौन से विषय पढ़ाए जाए, कैसे पढ़ाए जाए, कैसे इम्तिहान लिया जाए, किस गुणवत्ता की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में बदलाव होते हैं। और समय के साथ चलने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए हमें, कितने देश शिक्षा में बहुत आगे बढ़े पिछले 20 साल में, तो हमें भी हमारा मुकाम अगर तय करना है तो उसके लिए हमें शिक्षा का रिव्यू नया परिवर्तन के साथ और आगे बढ़ाना, अच्छा ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण करना, ये प्रयास हर 15-20 साल के बाद करने चाहिए। ये मेरी खुद की मानसिकता है, धारणा है। प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि शिक्षा के जरिए चरित्र निर्माण, तमाम ऐसी कुरीतियाँ या ऐसी समस्याएं, ऐसे अपराध समाज में हैं जिनका निवारण हम कर सकते हैं अगर हम शिक्षा अपनी ठोस रखें और एक चरित्र निर्माण करें उस शिक्षा के जरिए। क्या आपको लगता है कि इतिहास में पिछली सरकारों ने कुछ ऐसी भूलें की हैं जिसे सुधारने की ज़रूरत है? मैं किसी के भूले हुई या क्या हुआ ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी मज़हब लगभग मानवता के वही मूल्य होते हैं जो सिखाते हैं, सत्य, अहिंसा, एक दूसरे पर विश्वास, प्यार, एक दूसरे की ज़रूरत का विचार करना, एम्पैथी, कंपैशन, ड्यूटी। तो ये सब बातें सभी करते हैं और एक सिविक सेंस के साथ हम जीना, यही सिखाते हैं सब मज़हब। और आधुनिक काल में तो जैसे जेंडर सेंसिटिविटी है, नए मूल्य भी आए हैं, मानवता के अधिकार है, हर एक का भी अधिकार है। प्राणियों पर हमारी संस्कृति तो पहले से कहती है कि चराचर सृष्टि है जिसमें सभी एक है, तो हर जीव जंतु का भी मुद्दा है। तो ये जो नई भी संवेदनशीलताएं हैं वो भी बताने की ज़रूरत है। तो इसलिए चरित्र निर्माण उसी से होता है।
कि एक अच्छा इंसान बने, वही अच्छा नागरिक बन सकता है। और इसलिए अच्छे इंसान के जो गुण होते हैं वो नए नए काल में थोड़ी उसमें सुधार ये होता है कि थोड़ी नई नई टॉपिक्स आते हैं, लेकिन मूल मुद्दे वही रहते हैं। तो वही जो मानवता के मूल्य है उन्हीं को सिखाने से ही चरित्र का निर्माण होता है, ये मेरा विश्वास है और वो होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों में या पिछले इतने सालों में किसी एक विचारधारा के इर्द गिर्द चीजें घूमी, या फिर कुछ ऐसे सामाजिक संगठनों के किए हुए काम सामने नहीं आए हैं? नहीं, मुझे तो के जरिए या उनके जरिए कुछ भ्रम फैलाया गया? बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि जैसे इतिहास को एक रूप में दिखाया गया जिसमें भारत ने क्या किया, जैसे कोई मुझे परसों बता रहे थे भारत ने कि आज 2 करोड़ लोग अगर बाहर है तो वो कैसे बाहर गए, उन्होंने वहाँ जाकर समाज के साथ कैसे एसिमिलेट हुए, वहाँ क्या क्या पराक्रम किया, ये भी कोई बताने की जरूरत है ना। नॉलेज सेंटर विश्व का भारत होता था, तो वो भी है, यानी अंग्रेज़ों ने देश में शिक्षा का प्रारंभ नहीं किया है, अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रारंभ किया। और मुझे तो कभी कभी लगता है जितना अंग्रेज देश को अंग्रेज नहीं बना पाए उतने हमने बनाया है अभी। मैं मानता हूँ कि देश भारत की गौरवशाली परंपरा में हम ज्ञान का भंडार थे, आज भी हमारी क्षमता है और हम प्रयास करके फिर से वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं कि अच्छे शिक्षा के लिए दुनिया के अच्छे छात्र भारत में आने लगेंगे, यह हमें करके दिखाना है। बिल्कुल, हम बात करेंगे प्रकाश जी से कि किस तरह से भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाया जाए, उनके मानकों पर खरा उतरा जाए, क्योंकि ये भी एक प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। साथ ही बात करेंगे, प्रकाश जी खुद भी एक छात्र नेता रहे हैं और छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आए हैं। आज छात्र राजनीति किस ओर जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। निराश्रित महिलाओं को हर महीने पेंशन भी दी गई। इनकी बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, किशोरी शक्ति योजना जैसे कई योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, जिनसे महिलाएं सशक्त और स्वस्थ हो रही हैं। पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो। इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है संभावनाओं के नए दरवाजे। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर, यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स, यानी हर बार 100% सटीक काम। तो आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाइए। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। और आज हम बात कर रहे हैं खास बातचीत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से। प्रकाश जी, आपने खुद अपनी जो छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की, सक्रिय राजनीति में आए। आज जब छात्र राजनीति को पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या आपको लगता है कि
कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उस छात्र राजनीति को, छात्र संघों को इस्तेमाल कर लिया अपने राजनीतिक एजेंडों के लिए। और अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, चाहे वो जाधवपुर हो, जेएनयू हो या फिर हैदराबाद हो, ये जो हाल की कुछ घटनाएं हैं, आपको लगता है कि इस तरफ अब ठोस सोचने की ज़रूरत है? जैसे मैं मानता हूँ कि छात्रों का आंदोलन या छात्रों की अभिव्यक्ति ये एक आवश्यक हिस्सा होती है शैक्षिक तरक्की का भी, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है कि पिछले 10-20 साल में दो बदलाव हुए। एक, पहले खुले चुनाव होते थे, अभी बहुत कम विश्वविद्यालयों में होते हैं, बाकी सब जगह मनोनयन होता है, तो वो एक मुद्दा है। तो सही लीडरशिप छात्रों की सामने आती है कि नहीं। और दूसरा है कि उसका जो राजनीतिकरण हुआ है और कुछ जगह तो ज़्यादा किसी अलग दिशा में ही लोग जाने लगे, तो ये एक निश्चित चिंता का विषय है। आज दुर्भाग्य से पिछले 15-20 साल में ये बदल गया और इसके कारण आज छात्र आंदोलन किसी एक गुट का आंदोलन बन गया और वहाँ वो जो उनका राजनीतिक एजेंडा होता है वही ज़्यादा हावी होता है। मैं चाहता हूँ मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स भी समाज के लिए सोचे। वो 18 साल में वोटिंग करते हैं तो वो अपनी शिक्षा कैसे हो ये मांग क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए और उसमें सक्रिय सहभागिता भी उनकी होनी चाहिए। आज दुर्भाग्य से ना वो सहभागिता है, न स्टूडेंट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि करियरिस्टिक तरफ से हो गए। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हैं, लेकिन हमारे सरकार का मानस ये है कि जो देश के जो संविधान है उस संविधान को मानने वाले जो भी विचार ये होना चाहिए, अभिव्यक्त होना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति जरूर होनी चाहिए और होगी। छात्र संघों के जो चुनाव होते थे उन पे बैन लगा दिया गया है, नहीं होते हैं कई विश्वविद्यालयों में, और हमने इन विश्वविद्यालयों को देखा है यहाँ से सक्रिय राजनीति में बड़े नेता निकल के आए, चाहे वो बीएचयू विश्वविद्यालय की बात करें या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इस दिशा में आप लोग कुछ सोच रहे हैं? नहीं, इसके बारे में अभी सबके सुझाव आने पर मैं देखूंगा देश भर में क्या स्थिति है। लेकिन मुझे याद है, मैं विधायक था, नितिन गडकरी जी भी विधायक थे, तो जब छात्र संघों के चुनाव बंद करे या चालू रखे इसके बारे में चर्चा हुई तो केवल मैं और गडकरी जी दो ही लोग थे जो चालू रखने के पक्ष में बोल रहे थे। बाकी सब अभिभावक बनकर सारे पार्टियों के सदस्य भाई ये सब चुनाव बिनाव बंद होना चाहिए इस दिशा में बोल रहे थे। तो ये होता है। बात करेंगे प्रकाश जी से कि किस तरह से विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की जो नियुक्ति होती है या फिर वाइस चांसलर्स की जो नियुक्ति होती है उसके लिए क्या स्पष्ट नीति है और उसके कारण किस तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। नन्ही कली सोन परी चांद दुलारे, नहीं पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा दस्त। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। बच्चे की सलामती, अच्छी सेहत और मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए स्तनपान बहुत ही जरूरी है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतरीन शुरुआत दें, स्तनपान के लिए पूर्ण सहयोग दें। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा से लेकर तरक्की तक की नई योजनाएं बनाई गईं। गरीब परिवारों की लड़कियां पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ले सके, इसके लिए कन्या विद्याधन योजना चलाई गई है। सुपर बाइक से लेकर ट्रक तक सब दौड़ाते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants A to Z आपके काम आते हैं।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम इस समय खास बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से। प्रकाश जी, हमने देखा है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर्स होते हैं, उनके ट्रांसफर्स नहीं होते और इसका एक खामियाजा इस तरह से हमने देखा पिछले कुछ सालों में। दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है जहां पर एक वक्त में एक ही परिवार से 192 लोग नौकरी कर रहे थे। वहां पे ये होता था कि जो सत्ता पे उस समय है, जो इतने समय से प्रोफेसर रहे हैं, उनका एक पूरा कल्ट तैयार हो गया है, छात्रों के जरिए राजनीति करा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बदलाव हुआ जो उनके मनमाफिक नहीं है तो वो एक पूरे आंदोलन को नया रूप दे देते थे। क्या इस तरफ आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि इसमें भी एक रोटेशन हो, ट्रांसफर हो? पहले तो मैं मानता हूं कि उच्च शिक्षा के संस्थान जो सरकार की मदद से भी चलने वाले हो, उनको एक स्वायत्तता, एक अच्छी स्वतंत्रता के में काम करने का मोहलत होना चाहिए। दूसरा, मैं चाहता हूं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, कार्यक्षमता से कोई समझौता नहीं और सबको जगह मिले, ये होना चाहिए। मोदी सरकार ने 5 इनिशिएटिव लिए, इम्प्रिंट का इनिशिएटिव, स्कॉलरशिप्स का इनिशिएटिव, स्वयं का इनिशिएटिव, फिर अलग अलग विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं कि जिसमें हजारों करोड़ रुपए डालकर उच्चतर आविष्कार योजना कि जिसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया इकट्ठा आए, जिसमें शोध को ज़्यादा पैसा भी मिले, शोध करने को सारा प्रोत्साहन भी मिले और ऐसी नीति मिले कि जिससे शोध संस्कृति को और इनोवेशन को ज़्यादा बल मिले। तो इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप, बहुत सारे कार्यक्रम अब हमने IITs और सब उच्च शिक्षा संस्थान में शुरू की है। मुझे लगता है ये दिशा है, ये देश को समृद्ध बनाएगा, क्योंकि हर बार केवल नकल करके या कॉस्ट इफेक्टिवनेस से हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम है इसलिए हमें मार्केट मिलेगा, ये सत्य नहीं है। नए खोज करके ही नए प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसी से देश आगे बढ़ता है, वो हमें लाना है। और इसलिए एक नई कार्य संस्कृति, एक नई विज्ञानवादी संस्कृति ये लाना, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसी से वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स जो आप कह रहे थे कि दुनिया का आकर्षण हो, तो 20 ऐसे संस्थान तैयार हो, 10 सरकारी क्षेत्र में, 10 निजी क्षेत्र में, ये तैयार होंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, एक देश के शिक्षा को नया आयाम मिलेगा, नई दिशा मिलेगी। ये एक बड़ा सपना मोदी सरकार का भी है कि विश्व स्तरीय बनाना यूनिवर्सिटीज को। इसमें किन अड़चनों को आप देखते हैं? नहीं, अड़चन नहीं मुझे दिखती, मैं ये देखता हूँ उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, जरा ढंग से करेंगे और सबको साथ लेकर जाएंगे। जैसे मैंने कहा, उसमें ऑटोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार रोज दखल अंदाजी नहीं करना चाहती शिक्षा में, शिक्षा अपने बलबूते पर चले, कंपटीशन हो आपस में और उससे गुणवत्ता और सुधारे, निखरे, यही हमारा प्रयास रहेगा। और गुणवत्ता की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए जो नियंत्रण आवश्यक है उतना ही हम करेंगे, बाकी हम नहीं करना चाहते। तो क्या प्रकाश जी इस दिशा में आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जिस तरह की मैंने बात की कि तमाम अध्यापक होते, प्रोफेसर होते, जो एक पूरा कल्ट, एक राजनीति करने लगते हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं वहां पर, इस तरफ भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं? नहीं, देखो, बहुत सारे सुधार होते ही है। मुझे लगता है नई शिक्षा नीति में जो बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इसको लेकर हम एक नई मुझे एक कार्य संस्कृति तैयार करना है जो देश के लिए और शिक्षा का स्तर बढ़ाने वाली हो, जिसमें छात्रों को सही संबल मिले, सही कौशल मिले, सही ज्ञान मिले और सही मूल्य मिले। ये तीनों को लेकर उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास हो और वो नई सृजनशील प्रतिभा के साथ शोध करे, खोज करे और देश को आगे ले जाए। यही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, उसी के लिए हम काम करेंगे। वो एनेबलर है, वो एम्पावरमेंट है और वो एक, जैसे मैंने कहा हिंदी में संबल, ये शब्द बहुत ही अच्छा है। हाँ। क्योंकि वो उसमें सब कुछ आता है, उसका संपूर्ण निर्माण है वो उसमें। प्रकाश जी, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की जो नियुक्ति होती है उसके लिए क्या कोई स्पष्ट नीति है? क्योंकि हमने ये देखा है कि विश्वविद्यालयों में कभी लेफ्टिनेंट जनरल हो जाते हैं वाइस चांसलर, कभी IAS ऑफिसर हो जाते हैं। क्या लगता है शिक्षा के मंदिर जैसी जगह पर एक शिक्षक को ही इसकी भूमिका, इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि वो उसका निर्वहन ज्यादा सही तरीके से कर इसमें शिक्षाविद होना भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ उसको वाइस चांसलर को प्रशासनिक काम भी बहुत करना पड़ता है। 300, 400, कहीं तो 800 एफिलिएटेड कॉलेजेस है। तो दोनों क्षमताओं से हमारे पास अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग अपनी अपनी प्रक्रिया से वहाँ चले और जाए, यह हमें देखना है। हम उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। प्रकाश जी, इस सरकार में हम नई शिक्षा नीति को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मोदी सरकार को,
हम कब दे सकते हैं? मुझे कब लगता समझ है आएगी? पिछले साल से ये प्रयास शुरू हुआ, बहुत सार्थक प्रयास हुआ, अब तक बहुत सारे सुझाव आए। अब इसको एक रूपरेखा बनाकर मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में हम एक अंतिम प्रस्ताव देके हम उसमें, और बहुत बाकी निर्णय तो हम करते ही रह रहे हैं और हम सुधार लाएंगे। वो तो सतत प्रक्रिया ये है। तो सतत प्रक्रिया चलेगी, लेकिन एक नई शिक्षा नीति भी देश के सामने 6 महीने में आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हाल ही में प्रगति की बैठक हुई जिसमें तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा प्रधानमंत्री करते हैं। उसमें उन्होंने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स को लेकर जो कुछ मामले फंसे हुए हैं उस पर उन्होंने कहा कि तेजी से काम करना है। उस दिशा में कितना आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? और हम सभी स्कॉलरशिप के, क्योंकि लगभग 1 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये सभी का आधार सीडिंग करके उसमें बैंक में सीधा पैसा जाएगा, समय पे जाएगा, नियमित रूप से जाएगा, किसी को वंचित नहीं होना पड़ेगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं रहेगा। यही हमारा प्रयास रहेगा और वो हम करेंगे। प्रकाश जी, अंत में सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो पढ़ाई लिखाई है, गुणवत्ता जो है, वो पिछले कम से कम हम मान सकते हैं 2 से 3 दशकों में चरमरा गई है। अब वो सरकारी स्कूलों की वो गुणवत्ता नहीं रही। इसलिए जो आपको सुन रहे हैं वो ये सुनना चाहते होंगे कि आने वाले समय में मोदी सरकार कौन से बड़े बदलाव के साथ ये पूरी जो तस्वीर है इसको बदलने में कितनी सक्षम दिखाई देती है। शिक्षक ही गुणवत्ता प्राथमिक और स्कूली एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ला सकते हैं, और उसके लिए सारा प्रोत्साहन, और उसके लिए शिक्षकों का भी इन सर्विस ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग, उसकी क्वालिटी और उनका मोटिवेट करेंगे तो मुझे विश्वास है कि ये शिक्षक, ये गुरुजन निश्चित रूप से ये बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। समाज भी कर सकता है, ये केवल सरकार का दायित्व है और समाज कुछ नहीं करेगा ऐसा नहीं होता है। तो ये सब मिलकर हम शिक्षा की और खासकर सरकारी शिक्षा की प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में उसकी गुणवत्ता में बहुत बड़ा बदलाव करके दिखाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपने अपने इस पूरे विचार विमर्श के दौरान शिक्षा नीति पर क्या आपने ये पाया कि अध्यापकों में कहीं एक निराशा है? क्योंकि जो हमें जानने को मिलता है लोगों से मिलकर देश में तमाम हिस्सों में, अध्यापकों में एक निराशा है। उनको लगता है कि पूरी शिक्षा नीति जो अभी तक रही है उसमें अध्यापकों को एक किनारे कर दिया, जबकि वही एक राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण की एक अहम भूमिका निभा। मैं तो मानता हूं कि अध्यापकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसलिए अध्यापकों को जिम्मेवारी भी होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, और अध्यापक अच्छा करे मुझे लगता है प्रोत्साहन से। और मैंने करके दिखाया है, जहां सांसद आदर्श ग्राम मैंने करके दिखाया, वहां सारा शैक्षणिक परिवर्तन हमने 2 साल में बहुत करके दिखाया। तो ये कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है, सभी करेंगे, क्योंकि ये देश का काम है। जैसे मैंने कहा, ये पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं। एक बड़ा बिल आप लोगों का रहा IIM को जो स्वायत्तता आप लोगों ने दी है, क्या और भी संस्थानों में इस तरह से आप लोग सोच रहे हैं? सभी उच्च शिक्षा के में ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता मिले, अच्छे प्रयोग करने के लिए उनको हर बार सरकारी दफ्तर में न आना लगे, और वो अपने अपने तरीके से शिक्षा को नए नए अवसरों में तबादला करेंगे। ये देखना हमारा काम है, हम करेंगे, और विश्वास है कि हम इसमें सफल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, DD न्यूज से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं जल्दी ही शिक्षा नीति आएगी जिसका इंतजार पूरे देश को है। बिल्कुल जरूर।